हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल प्रवासी भारतीयों से रिलेटेड है। तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और मेंस में ये आपके पेपर 2 से रिलेटेड है। तो दोस्तों आज का संपादकीय विश्लेषण है प्रवासी भारतीयों और राजनेता तक पहुँच। तो लेख की मुख्य बातें हैं, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो फ़िलहाल में टोक्यो और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे और उन्होंने तमिलनाडु में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो तमिलनाडु जो सरकार है वो शिक्षा, व्यवसाय और रोजगार की तलाश में जो दूर दूर तक तमिल प्रवासी फैले हैं उनके लिए रक्षा करने के लिए निवेश करने के लिए उन्होंने अपील की है उस देश में, ताकि जो तमिल प्रवासी हैं यानी कि जो तमिलनाडु के लोग हैं और तमिलनाडु के लोग जो बाहर देशों में काम कर रहे हैं तो उनकी रक्षा वो कर पाए। तो तमिलनाडु का जो प्रवासी हैं वो काफ़ी सारे देशों में फैले हुए हैं, अभी ये आगे हम जानेंगे। तो इसमें प्रसंग है हमारा प्रवासी, यानी कि जो लोग भारत छोड़कर विश्व के दूसरे देशों में जा बसे हैं उन्हें प्रवासी भारतीय कहते हैं। और वो जिस राज्य के होते हैं, अगर वो तमिलनाडु के हैं तो उन्हें तमिल प्रवासी बोलेंगे। तो ये विश्व के अनेक देशों में फैले हुए हैं। 48 देशों में भारत के प्रवासी रह रहे हैं जिनकी संख्या करीब 2 करोड़ है और इनमें से 11 देशों में 5 लाख से ज़्यादा प्रवासी रह रहे हैं, यानी कि भारतीय प्रवासी रह रहे हैं। वहाँ की जो आर्थिक और राजनीतिक दिशा है उसमें ये प्रवासी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रवासी कौन होते हैं? जो अपने देश को छोड़कर या तो शिक्षा या रोजगार या अन्य किसी मीडियम के लिए दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ रहते हैं। तो हमारे जो देश के ओवरसीज़ इंडियन हैं यानी कि प्रवासी हैं वो कनाडा में 16.8 लाख, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में 44 लाख, कुवैत में 10.2 लाख, यूके में 17.6 लाख, म्यांमार में 20 लाख, मलेशिया में 29.8 लाख, श्रीलंका में 16 लाख, UAE में 34 लाख, साउथ अफ्रीका में 15.6 लाख, साउथ अरेबिया में 26 लाख। तो ये सारी कुछ मेन कंट्रीज़ थी जहाँ पे हमारे देश के प्रवासी भारतीय रहते हैं और ये जो अपने जो भी कमाई करते हैं उसे अपने घरों में बेचते हैं, जिसे कि रेमिटांस कहा जाता है। यानी कि जो विदेश में कमाते हैं उसे फिर वो अपने घर के लिए अपने परिवार वालों को भेजते हैं, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं। और 2020 में इंडिया में जो रेमिटेंस आया था वो सबसे ज़्यादा था और ये $83.15 बिलियन था। यानी कि जो प्रवासी भारतीय थे उन्होंने जो वहाँ कमाया और जो यहाँ पे भेजा वो राशि काफ़ी अधिक थी। तो ये जो वहाँ बाहर से भेजते हैं और फिर यहाँ पे इंडिया में आता है उससे सरकार को भी फ़ायदा होता है। तो टॉप डेस्टिनेशंस जो हैं इंडियंस की उसमें UAE, US और सऊदी अरेबिया, इन 3 देशों में सबसे ज़्यादा लोग भारत के बसे हुए हैं। तो ये जो इंडियन डायस्पोरा है यानी ये जो प्रवासी हैं इनका फैलाव पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा है और इनका वर्गीकरण हम देख लेते हैं। तो दोस्तों नागरिकों को 3 भागों में यहाँ बांटा गया है। सबसे पहले है अनिवासी भारतीय यानी NRI। तो NRI वे लोग होते हैं जो विदेशों के निवासी हैं और किसी व्यक्ति को NRI यानी अनिवासी भारतीय तब कहा जाता है यदि वह वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिन या फिर उससे अधिक समय तक भारत में नहीं है। तो अगर वो आधे से ज़्यादा साल मतलब 6 महीने से ज़्यादा तक भारत में नहीं है, दूसरा अनिवासी भारतीय यानी NRI माना जाएगा। दूसरा वर्गीकरण है भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO। तो इन्हें कहा जाता है पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो ये PIO जो होते हैं ये ऐसे विदेशी नागरिकों को संदर्भित करता है जो किसी समय उनके पास भारतीय पासपोर्ट रहा हो या जो उनके माता पिता, दादा दादी, परदादा में से कोई एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में परिभाषित के अनुसार पैदा हुआ था, यानी कि कोई उनका पूर्वज जो है भारत का था या फिर उनका कोई पूर्वजों में से कोई जीवन साथी यानी किसी के परदादा
जो हैं वो बाहर के हैं, लेकिन जो परदादी हैं वो भारत की निवासी थी। PIO श्रेणी को 2015 में समाप्त कर दिया गया था और इसे भी OCI श्रेणी में विलय कर दिया गया था। तीसरी श्रेणी है भारत के प्रवासी नागरिक यानी OCI यानी ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया। तो ये जो ओवरसीज़ सिटीज़न ऑफ इंडिया है ये 2005 में बनी थी श्रेणी, और ये ऐसे लोग होते हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के योग्य थे। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किसी भी समय भारत के नागरिक थे। तो थोड़े तथ्य जान लेते हैं। जो प्रवासी नागरिक हैं यानी प्रवासी जो भारतीय हैं उनमें तमिलों की काफ़ी अच्छी संख्या है, और ये मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो प्रवासी जो नागरिक हैं वो म्यांमार, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया आदि काफ़ी सारे देशों में अच्छी खासी संख्या में हैं। और ये जो लोग हैं इनकी 3 पहचान बन चुकी है। पहली तो वो जिस राज्य के हैं, जैसे तमिलनाडु के हैं तो तमिल की पहचान, दूसरी भारत की पहचान भारतीय नागरिक, और तीसरी उन देशों की पहचान जहाँ वे बसे हुए हैं। तो उनके जो प्रवासी भारतीय हैं उनके सामने आने वाली जो समस्याएं हैं, तो सबसे पहली है उनके प्रवास की प्रकृति, दूसरी है संख्यात्मक संख्या, तो वहाँ पे किस टाइप की कंडीशंस हैं, वहाँ पे उनके साथ सरकार कैसा व्यवहार कर रही है, ज़्यादा संख्या है तो उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। जैसे कनाडा में बहुत सारे पंजाबी हैं और कई बार कनाडा की जो सरकार है वो उनके साथ भेदभाव करती है, और कई बार उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उन पर भी बहुत ठेस पहुंची है। जैसे टर्बन को लेके उनकी जो सरकार थी उसने अलाउ नहीं किया था। तो इसी प्रकार उनकी जो शैक्षिक और व्यावसायिक उपलब्धियां हैं, जो अर्थव्यवस्था उनकी आर्थिक स्थिति है, तो इस हिसाब से उनकी काफ़ी सारी समस्याएं रहती हैं। उनकी जो जिस देश में वो रह रहे हैं वहाँ पे वो अल्पसंख्यक होकर यानी माइनॉरिटीज़ बनकर उससे उन्हें कोई खतरा ना हो, ऐसा भी कई बार हो जाता है कि उन्हें उनका शोषण किया जाता है। कई बार जो श्रीलंका है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तमिल्स थे, तो उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव कई बार श्रीलंका की सरकार ने नहीं किया, तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए जो भारत के सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका कर्तव्य है कि अपने प्रवासियों की रक्षा करे, उनके हितों की ओर ध्यान दे। दोस्तों, जो तमिल प्रवासी हैं उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, साहित्य, ललित कला, खेल और विज्ञान आदि में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो वर्ल्ड में फेमस हैं और वो तमिल लोग हैं। जैसे कि सुंदर पिचई हो गए, रघुराम राजन, इंदिरा नूई आदि बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने सफलता हासिल की है, देश में विदेश में अपना नाम कमाया है और भारत का भी नाम ऊंचा किया है। तो ऐसे जो प्रवासी हैं, जो जहाँ पे भी प्रवासी हैं भारत के, उनको उनकी रक्षा करना राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का दोनों का ही कर्तव्य है। तो कुछ मेजबान देश यानी कुछ वो देश जहाँ पे प्रवासी रह गए थे उनका प्रभाव, तो स्वतंत्रता के बाद सीलोन एक ऐसी जगह थी जहाँ पे प्रवासी रह रहे थे, और उन्होंने सीलोन देश ने अपना पहला विधायी अधिनियम बनाया जिसमें कि उन्हें नागरिकता प्रदान नहीं की। तो जो भारतीय तमिल थे वो चाय के बागानों में काम करते थे और सीलोन को ही वो अपना घर मानते थे, लेकिन उन्हें जो है नागरिकता नहीं दी गई। इसी प्रकार बर्मी सरकार ने भी बहुत सारे भारतीय तमिलों को नागरिकता नहीं दी और उन्हें निष्कासित कर दिया गया। साथ ही जब उन्हें निष्कासित किया उससे पहले ही वहाँ पे डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया ताकि जो लोग हैं वो अपने साथ रुपए ना लेके जा सकें। तो इस प्रकार बहुत बार प्रवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। तो जो प्रवासी हैं उनकी रक्षा करना हमारे देश का कर्तव्य बनता है। श्रीलंका के प्रति भारत की नीति, श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा साउथ इंडिया के लोग हैं, काफ़ी सारे तमिलनाडु के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो भारत ने क्या किया था 1964 में, भारत ने राजनीतिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो श्रीलंका में हमारे प्रवासी लोग रह रहे थे, जो तमिल से रह रहे थे, उनको जो है उनकी रक्षा उन्होंने नहीं की और अपने जो भारतीयों के हित थे उनका ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल राजनीतिक संबंध बेहतर बनाए और 1964 में लाल बहादुर शास्त्री
और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री मावो, इनका एक समझौता होता है 1964 में, जिसमें कि भारतीय तमिल समुदाय को उसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और भारत ने इस तमिल समुदाय के जो हित थे उनकी रक्षा नहीं की, बल्कि ये जो तमिल समुदाय था ये एक वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया। और ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, उन्होंने इस नीति का विरोध किया था कि आप अपने देश के तमिल समुदाय को उसकी रक्षा नहीं कर रहे हैं, अभी तो उस वस्तु समझ के उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो राजगोपालाचारी, कामराज नादर, CN अन्नादुराई, P राममूर्ति, कृष्ण मेनन आदि ने ये जो 1964 का श्री मावो शास्त्री समझौता था इसका विरोध किया, क्योंकि इससे तमिल समुदाय को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा था। तो भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी रूपों से सरकार के साथ सभी देश जहाँ पे प्रवासी रह रहे हैं उस सरकार के साथ अपने संबंध सुधारने होंगे। तो आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको डेली एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। तो सबसे पहले है कि जो भारत है वो अपने संबंध सुधारे बाकी देशों के साथ जहाँ पे भी उसके प्रवासी रह रहे हैं, वो हर तरीके से, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो या सांस्कृतिक संबंध हो या फिर आर्थिक संबंध हो, सभी तरीके से अपने संबंध मजबूत करे। दूसरा पॉइंट कि भारतीय जो अल्पसंख्यक समूह हैं उनके हितों की रक्षा करे और उन्हें बढ़ावा दे। तीसरा पॉइंट, प्रवासी भारतीयों के प्रति एक नीति बनाए, एक विशेष नीति बनाए जिससे कि प्रवासी भारतीयों के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जा सके। और अगला पॉइंट है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA है यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसमें उत्पीड़ित अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि हमारे जो उत्पीड़ित प्रवासी हैं वो इसके तहत हमारे देश में आ सकते हैं। तो केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने होंगे ताकि दोनों जो सरकारें हैं वो मिलकर प्रवासियों की स्थिति को सुधारें और प्रवासी हितों की रक्षा हो सके। तो दोनों ही सरकारों को आपस में समझौता करना होगा और इस पहल के लिए आगे आना होगा। तो समय की मांग है कि राज्य और केंद्र सरकार एक साथ आएं और किसी समाधान पर पहुँचें ताकि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो हमारे देश की एक जो संपत्ति है, हमारे देश की वो एक विरासत है, तो उसका जो है सुरक्षा करके वो हमारी अर्थव्यवस्था में भी बढ़ावा दे सकते हैं, हमारी संस्कृति को प्रोटेक्ट करते हैं वो विदेशों में, और उससे हमें काफ़ी और भी अनेक लाभ होते हैं। तो इसलिए प्रवासी जो भारतीय हैं उनके हितों की ओर ध्यान देना एक समय की ज़रूरत है। अभ्यास के लिए एक प्रश्न जान लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था और समाज में भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संदर्भ में दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका का मूल्यांकन करें। ये UPSC 2017 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों थैंक यू, अगली वीडियो में मिलेंगे।